साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसका नाम क्या था? सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। हमने मटेरियल्स को ग्रुप्स में रखा था और हमने उसमें ये समझा था कि कुछ मटेरियल होते हैं जो सॉल्यूबल होते हैं, कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं। हमने इसके हिसाब से भी ग्रुपिंग की थी। हमने ये तो समझ लिया था कि कुछ लिक्विड ऐसे हैं ये जो दूसरे लिक्विड में डाले जाएं तो शायद उसमें डिज़ोल्व नहीं होते। जैसे कि हमने ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ा, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। सवाल एक रह गया था, क्या ये हो सकता है कि गैसेस वाटर में डिज़ोल्व होती हों या ना डिज़ोल्व होती हों? क्या ऐसा है? जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके चैप्टर में बताया कि ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होता है और यही ऑक्सीजन ज़रूरी होता है मरीन लाइफ के सर्वाइवल के लिए। यानी कि ये जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है इसी की डिमांड क्रिएट की जाती है एक्वेटिक लाइफ के द्वारा अपनी ग्रोथ के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअली में पानी कंटेमिनेटेड तो नहीं है। और वो कैसे? जब पानी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लग जाए, इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के रूप में देखा जाता है, तो हम यह भी पता लगाना शुरू करते हैं कि शायद डिकम्पोजर्स बहुत बढ़ चुके हैं। वो कैसे? कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोसेस एक्टिवेट होता है दैट इज़ ऑफ यूट्रोफिकेशन। मान लीजिए कोई लेक है, सराउंडिंग रीजन में एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, उन एग्रीकल्चरल फील्ड से होकर के बरसात का पानी यहाँ पर आ रहा है, या फिर आप इरिगेशन कर रहे हैं तो इरिगेशन के बाद वो पानी इस तालाब में आ रहा है, इस लेक में आ रहा है, झील में। बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स आपने उस एग्रीकल्चरल फील्ड पे छिड़का रखे हैं और वो फर्टिलाइज़र इस रनिंग वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर के इस तालाब में आ रहे हैं या इस झील में आ रहे हैं। ओके, एक बार जब वो फर्टिलाइज़र्स से भरा हुआ पानी इस झील को कवर कर लेगा तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। यानी कि फर्टिलाइज़र्स क्या है, एक तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जैसे ही न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इसमें बढ़नी शुरू हो जाएगी, एल्गी को इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी। इसे एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, इसे एल्गी का ब्लूम होना कहते हैं। तो जब एल्गी की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर लेक के सरफेस के ऊपर, चारों तरफ ये हरी हरी नज़र आएगी, काई सी जम जाएगी, ऐसा लगेगा, तो सनलाइट का पेनिट्रेशन हो पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फिर जब सनलाइट इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो उस सरफेस लेयर के अंदर तो पानी में जीव ही रहते हैं, उन जीवों तक सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, धीरे धीरे वो मरने लग जाएंगे। और जब वो मर करके इस तल पर गिर जाएंगे, इसके बॉटम पर, बैक्टीरियाज उन्हें डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि माइक्रोब्स जो हैं उन्हें डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे। और अपनी इस एक्टिविटी में उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उन्हें डिकम्पोज करना है चीज़ों को, और ऐसे में उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी ताकि वो जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी में उसे फुलफ़िल कर सके, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन एक तरह से ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे में बैक्टीरियाज जब इन मरे हुए जीव जंतुओं को नष्ट करने की ओर आगे बढ़ेंगे, इनका विनाश करेंगे, डिकम्पोज करेंगे इन्हें, उस समय में उनके द्वारा ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ा देना इस बात का इंडिकेटर होता है कि ये झील अब तबाह हो चुकी है, या ये मर चुकी है, ये डेड हो चुकी है। ओके, या इसकी ये बूढ़ी हो रही है, इसकी एजिंग हो गई है। सो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड की जाती है वाटर में। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक बड़ा इंडिकेटर है पता लगाने का कि ये लेक या ये वाटर बॉडी अब पीने लायक पानी के योग्य रह गई है कि नहीं। ओके, तो ऑक्सीजन और ऐसी कई गैसेस पानी में डिज़ोल्व होती हैं। ओके, तेज़ी से आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के जलने की वजह से हो रहा है, उसके कारण जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता चला जाएगा ओशियंस के अंदर, तो ओशियंस एसिडिफाई होने लगेंगे। इसे ओशियन एसिडिफिकेशन कहते हैं। और ओशियन की एसिडिफिकेशन बढ़ने की वजह से जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो शेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अपने अराउंड एक स्केलेटन बनाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उनके वो स्केलेटन्स धीरे धीरे रिएक्शन के माध्यम से, क्योंकि पानी एसिड हो जाएगा तो रिएक्शन के माध्यम से स्केलेटन कमज़ोर पड़ने लगेंगे या वो बन नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे वो सारी जनसंख्या उन जीवों की वल्नरेबल हो जाएगी।
वल्नरेबल टू द प्रेडेटर, जो शिकार हैं उनको वल्नरेबल होगी, या जो अपनी बॉडी के वाइटल फंक्शन है वो नहीं कर पाएंगे। इससे भी मरीन लाइफ थ्रेटेंड है, क्योंकि गैसेस वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, दे आर सॉल्युबल। ओके, तो ये हमने देखा। क्लियर? हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी तो देखी हैं, उनके बारे में भी तो सुना है। चलें आगे बढ़ें। आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जैसे हमने मटेरियल्स की सॉर्टिंग करी, उन्हें ग्रुप्स में डाला, उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब्सटेंसेस का सेपरेशंस करें, सब्सटेंसेस का सेपरेशन करें। सॉर्टिंग करने की नीड क्यों थी वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। सॉर्टिंग करने के लिए भी तो आपने उन मटेरियल को कहीं से सेपरेट किया होगा, तभी तो आपने उनकी सॉर्टिंग करी, तभी तो सॉर्टिंग हुई ना। तो सेपरेशन क्यों ज़रूरी है समझें। देखें जब आप नॉर्मल सी एक्टिविटीज़ हम भी परफॉर्म करते हैं जो बुक के अंदर है। देखिए जब आप चावल बिनते हैं या मान लीजिए कोई भी और चीज़, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि चीनी ही आपके सामने, चावल का उदाहरण आसान रहेगा। तो जब आप बिनते हैं उसमें आपका पर्पज़ क्या रहता है कि इसमें कोई भी कंकड़ है अगर तो हम उसे निकाल दें। ये कंकड़ क्या है इस समय उस चावल में, ये अनयूज़फुल मटेरियल है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल है। इस मामले में ये वेस्ट मटेरियल है, यानी कि एक तरह से ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर है, मिक्सचर यानी कि चावल, उसके कुछ हस्क भी होंगे, उसमें कुछ चावल के दाने टूटे भी रहेंगे और उसमें कुछ स्टोन्स भी हो सकते हैं। इस पूरे के पूरे एक मिक्सचर के अंदर ये जो मटेरियल है ये वो रोल प्ले नहीं कर रहा जो रोल आप उस मिक्सचर से लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। अनुपयोगी चीज़ों को इस मिक्सचर से निकालना ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये कोशिश करेंगे कि ये वेस्ट हम निकाल दें। इसके लिए आप इसे सेपरेट करेंगे उस प्राइमरी मटेरियल से जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। ये उस प्राइमरी मटेरियल की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है, ये उस प्राइमरी मटेरियल के तहत जो उसके वेट आए हैं, जो वज़न आया है, आप उसे ख़रीदने गए हैं और आपको वज़न में मटेरियल कम निकलेगा क्योंकि बहुत सारे कंकड़ पत्थर साथ में तोल दिए गए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिक्स कर दी गई जो कि शायद ठीक नहीं थी। जैसे एक समय में आपने सुना होगा कि रोटियां बहुत ज़्यादा सफ़ेद बनने लगी थी, और उसमें ये आने लगा था कि क्योंकि चावल सस्ता मिल जाता है तो सस्ते चावल को पीस करके जो चावल का आटा बनता है, उस जो राइस का फ्लोर बनता है, उसे वीट के फ्लोर में मिक्स करके बेचा जा रहा है, इसलिए रोटियां इतनी सफ़ेद बनने लगी हैं। तो फिर ये मिलावट है। तो क्या आपकी ये एक इच्छा नहीं रहेगी कि हम इसे सेपरेट कर दें, हम इसे निकाल करके खाएं? तो सेपरेशन ऑलवेज़ रिक्वायर्ड है अगर आप अनयूज्ड चीज़ों को निकालना चाहते हैं, या वेस्ट मटेरियल को निकालना चाहते हैं, या आप जो डिराइव करना चाहते हैं किसी चीज़ से, आपको वो डिराइव करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मिल्क से क्रीम निकालते हैं और उसी क्रीम की चर्निंग से आप मक्खन निकालते हैं ना। तो ध्यान से देखा जाए तो आपको यहाँ पर दूध से मक्खन निकालना है, ये डिज़ायरेबल मटेरियल है, ये वेस्ट या अनयूज्ड मटेरियल नहीं है जो आपने सेपरेट किया, आपने डिज़ायरेबल मटेरियल सेपरेट किया। जैसे कि यहाँ पर बटर है, तो हमने बटर निकालना था, उसके लिए भी हमने एक सेपरेशन का प्रोसेस यूज़ किया, यानी कि एक मेथड यूज़ किया। हमने वेस्ट मटेरियल निकालने थे, उसके लिए भी एक मेथड यूज़ किया। अनयूज्ड चीज़ें जो हमारे यूज़ की नहीं है उसे निकालना है, उसके लिए भी हमने एक मेथड यूज़ किया। तो अब ये तो सुनने में बहुत आसान लगा कि आपने चावल बिनने शुरू किए, उसमें कंकड़ आए और आपने निकाल दिए, ये इजी है। या आपके सामने मैंने सेब और अमरूद मिक्स करके रख दिए, जिसे गुआवा कह सकते हैं आप, और एप्पल मैंने आपके सामने मिक्स करके रख दिया और आप अपने हाथों से उसे सेपरेट कर दें, ये बहुत आसान है। ये बड़े हैं आकार में, दिख भी रहे हैं और क्लियर कट इनकी डिवीज़न इस्टेब्लिश्ड भी है। लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर मैंने आपके सामने आधी कटोरी रेत की रखी है और उसमें मैंने 4 चम्मच नमक मिक्स कर दिया है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इसे सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे आपने चावल में से कंकड़ निकाले, या जैसे आपने एप्पल और गुआवा सेपरेट कर दिए? क्या आप हैंड पिकिंग मैनर से ये कर पाएंगे? ये शायद संभव ना हो पाए, क्योंकि एक एक रेत का कण निकाल करके उसमें से नमक अलग करना ये इम्पॉसिबल चीज़ है, आप ये नहीं कर सकते। कर भी सकता है कोई अगर, तो वो वायबल नहीं है, करना सही नहीं है। टाइम, एनर्जी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का जो कंजम्पशन उसमें होगा, अल्टीमेटली जो मटेरियल आप सेपरेट करके अचीव करेंगे वो उसके सामने बहुत ज़्यादा होगा।
तो ठीक दूसरी तरफ आपने एक चीज़ देखी कि आपने हैंड पिकिंग मेथड से कंकड़ तो निकाले, पर क्या आपको नहीं लगता कि एक अलग ही मेथड यूज़ किया गया जब हमने मक्खन निकालना था? तो देयर इज़ अ मेथड ऑफ चर्निंग, देयर इज़ अ मेथड ऑफ चर्निंग। तो ये चर्निंग का मेथड कितना यूनिक है कि जिसमें आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आपका डिज़ायरेबल मटेरियल आपको ऑटोमेटिकली ही रिसीव हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ जब आप चाय बनाते हैं, मान लीजिए दो तरह से आप चाय बनाते हैं, एक तरफ आपने गैस पर ही, स्टोव पर ही सारी चाय फाइनल कर ली है, और दूसरी तरफ आपने टी वाटर प्रिपेयर कर लिया है और आपने ऑन टेबल जा कर के चाय बनानी है। दोनों ही परिस्थितियों में क्या आपको नहीं लगता कि आप एक और टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं, और वो ये है कि आप सीव का इस्तेमाल करते हैं। सीव यहाँ पर अगर हम जैसे आटा छानते हैं तो आप उसे छन्नी के रूप में, यहाँ पर हम उसे स्ट्रेनर कह देते हैं, है ना, डंडा लगा रहता है तो इट इज़ अ स्ट्रेनर। तो आप स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक जगह पर आपने छन्नी का इस्तेमाल किया क्योंकि आपको चाय की पत्ती अलग करनी थी, किससे? चाय से। एक जगह पर आपने हाथों का इस्तेमाल किया क्योंकि आपको कंकड़ अलग करने थे चावल से। एक जगह पर आपने मधानी का इस्तेमाल किया क्योंकि आपको मक्खन अलग करना था मिल्क की क्रीम से। तो ये अलग अलग मेथड हैं जो आपने उपयोग में लाए। सवाल ये आता है कि आप रेत से नमक अलग कैसे करेंगे? रेत से नमक अलग करना बहुत सहज है, बहुत आसान है। हम उसे पढ़ेंगे कि रेत से नमक अलग कैसे किया जाता है। ओके, हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे। मेन एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि देयर आर मैनी मेथड्स। तो आपको नहीं लगता कि हम स्टडी क्यों करते हैं लाइफ में? स्कूल्स क्यों होते हैं? कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्यों होते हैं? देखिए, हज़ारों सालों से हमारा ये जो समाज है उसने इंटरनल रिफाइनमेंट का प्रोसेस फॉलो करके अपने सराउंडिंग को ऑब्ज़र्व करने का तरीका, अपने सराउंडिंग को यूटिलाइज़ करने के तरीके में बदलाव लाए हैं, जिसके तहत उसने बहुत सारे वेज, मीन्स, प्रोसेसेस, मेथड्स डेवलप किए हैं। ये हज़ारों वर्षों में होता है, और यही सारे वेज, मीन्स, प्रोसेसेस, मेथड, इंसान का ये अपना इंटरनल रिफाइनमेंट का प्रोसेस फॉलो करना और अपने सराउंडिंग को पिछली बार से और ऑप्टिमल मैनर में यूटिलाइज़ करना, ये संस्कृति हो जाता है। इसे ही कल्चर कहते हैं। तो कोई भी एक सोसाइटी एक सर्टेन लेवल ऑफ कल्चरल स्टेट तक पहुंची होती है, और उस सोसाइटी की ये चिंता होती है, ये कंसर्न है, और ये उसकी ड्यूटी भी है कि वो अपनी इसी सोसाइटी को कॉन्टीन्यूअस रखने के लिए इस पॉइंट तक जो भी कल्चरल डेवलपमेंट्स उसने की है, वो आगे की जनरेशन्स को वो सारी कल्चरल डेवलपमेंट्स इम्पार्ट करे। तो इसीलिए सोशल इंस्टीट्यूशंस की बड़ी भूमिका होती है, और स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन वही वाला सोशल इंस्टीट्यूशन है जो इन जनरेशन्स की इस अर्नड कल्चर को इन जनरेशन्स को ट्रांसमिट करेगा। तो इसीलिए क्लास 6 की साइंस की यह पुस्तक इस चैप्टर के माध्यम से हज़ारों वर्षों में विकसित ये सारे के सारे डिफरेंट मेथड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस आपको पढ़ाते हैं और आपकी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, और आप पढ़ा करके अगली जनरेशन्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बीइंग इंडियन सोसाइटी, हम इन सोशल इंस्टीट्यूशंस की मदद से, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन और करिकुलम सिलेबस की मदद से, अब तक के इस भारतीय समाज ने जो भी सांस्कृतिक विकास किया है वो आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसमिट करते हैं, ताकि भारत एक संस्कृति के रूप में, भारतीय राष्ट्र और भारतीय राज्य के रूप में आगे विकसित होता रहे, और भारतीय लोग भी इससे लाभ लेते रहें। ओके, तो इसमें से एक भी मेथड देखिए आपने डिवाइस नहीं किया है, लेकिन ये सारे मेथड आज आप यूज़ करते हैं और आप देखते हैं, आंखों से देखते हैं। तो ये कैसे हुआ? अब इमेजिन करिए कि इस हिंदुस्तान में, इमेजिन कर लीजिए ये बुक ना होती, ये क्लास भी ना होती, ये चैप्टर ही ना होता इसमें, मैं इसे डिस्कस ही ना कर रहा होता आपसे। और इमेजिन कर लीजिए कि आपके बड़े बुजुर्गों से बैठ कर के आपने सीखना छोड़ दिया है, आप उनसे भी नहीं सीख रहे हैं। अब ये दोनों मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बंद कर दिए, तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है? तो मैं अब आपसे पूछता हूँ कि आप रेत और नमक को अलग करके दिखाइए, लेकिन जब पढ़ लेंगे तब आप 2 सेकंड में ये कर देंगे। आई बात समझ में? तो या तो हमें हमारे अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैमिली, हमारी कम्युनिटी, वो हमें चीज़ें इम्पार्ट कर देते हैं, और या फिर दूसरी सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ये हमें चीज़ें इम्पार्ट कर देता है। चाहे किसी भी मैनर में चलें, सामाजिक संस्थाओं की ये बड़ी भूमिका है।
समाज के विकास में। ओके, सो नॉट ओनली द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट, इवन द बेसिस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर समवेयर द सोशल इंस्टीट्यूशंस। यहीं पर सामाजिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए पढ़ाई क्या होती है, सिलेबस क्या है, क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो बहुत मेटिकुलसली डिवाइस किया जाता है। उसी के तहत हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड ही हैंड पिकिंग है, एंड ये मेथड आप काफ़ी हद तक हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में देखते रहते हैं। हर रोज़ अधिकतर आप इस मेथड को ज़्यादातर कहाँ कैसे देखते होंगे, जब आप बाज़ार से सब्जियां लेकर के आते हैं, आप क्या कर देते हैं, देखिए सैलेड वाला मटेरियल अलग कर देते हैं, जैसे कि खीरा है, गाजर है, मूली है, ये सारी चीज़ें, प्याज हैं। प्याज वैसे डेली रूटीन में एक यूनिवर्सल सेंस में भी सब्जियों में प्रयोग होता है, लेकिन आपने इसे अलग कर दिया। जो पकने वाली सब्जियां हैं जिनको आपने एक एक आइटम के रूप में पकाना है, जैसे मटर है, गोभी है या शलगम है, वो एक तरफ कर दिए, और जो फ्रूट्स हैं वो आपने अलग रख दिए। तो फ्रूट्स अलग, वेजिटेबल अलग। पहले तो ये सेपरेशन आपने कर दिया मटेरियल का, लेकिन ये हो रहा है हाथों से ही, इट इज़ वेरी इजी। फिर चावल में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, वो आपने अलग कर दी। आपने हस्क अलग कर दिया चुनते बिनते हुए, आपने कंकड़ अलग कर दिए, जो टूटे फूटे टुकड़े थे चावल के वो भी अलग कर दिए, दाल को चुनते बिनते हुए भी आपने यही किया। तो बहुत सारी मटेरियल, बहुत सारे सब्सटेंसेस का सेपरेशन हम हाथों से कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम दूसरी मेथड को अप्लाई में लाते हैं, जैसे कि थ्रेशिंग है। अब मैंने आपके सामने एप्पल और गुआवा का एग्जांपल रखा, तो आप उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं बहुत सहजता से। आकार में बड़े हैं, आप हाथों से पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एक कहानी कि भाई जो एप्पल है आपके पास, पेड़ पे लगे हुए हैं गुआवा, आप बड़ी आसानी से हाथों से तोड़ सकते हैं। हम देखते हैं ना तोड़ते हुए, कई लोगों ने एक वुडन बार के साथ, रॉड के साथ आगे कुंडी बनाई होती है, उससे तोड़ते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बागों में जाएंगे तो वहाँ पर पेड़ हिला दिया जाता है और नीचे गिर जाते हैं, नीचे नेट लगा होता है। ओके, लेकिन कई एप्पल ऐसे हैं आज की डेट में भी, जैसे कि जैपनीज़ कई खास महंगे एप्पल होते हैं, एक एक एप्पल हाथ से तोड़ा जाता है, उसे बांध करके भी रखा जाता है। लेकिन अब अगला एग्जाम्पल, आप ऐसे खेतों से गुजर रहे हैं जहाँ यहाँ पर गेहूँ लगा है, यानी कि व्हीट, या फिर राइस यानी कि पैडी। अब उसमें एक जो उसका स्टाक रहता है, एक जो उसका प्लांट रहता है, उस पर जो झाड़ आया है, यानी कि उस पर जो व्हीट के सीड्स आए हैं, जो दाने आए हैं, क्या आप उस एक एक दाने को हाथ से तोड़ सकते हैं? कितने होंगे एक प्लांट पर, कितने होंगे? एक ज़माना होता था जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था तो 10-12 हुआ करते थे, लेकिन एक ज़माना है आज 100-110 के अराउंड होते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे आप एक एक को? ये इम्पॉसिबल है। तो उसका तरीका क्या है? आपने अक्सर खेतों में देखा होगा कि वो जो स्टाक्स हैं वो काटे जाते हैं, उनके ढेर बनाए जाते हैं, उनके बंडल्स बनाए जाते हैं, और बंडल्स बनाकर खेतों में लिटा दिए जाते हैं। उसका पर्पज़ है कि वो इनफ ड्राई हो जाए, सूख जाए जाके अगले प्रोसेस में मदद हो जाए। जब ये एक बार सूख जाएगा अच्छे से, तो आपने देखा होगा, अगर आज भी आप कुछ ग्रामीण इलाकों से गुजरे हैं तो सड़कों पर ये जो बंडल्स रहते हैं ये बिछाए रहते हैं, और उनके नीचे या तो वाइट कलर की तिरपाल बिछाई होगी, ना भी बिछाई हो तो कोई बात नहीं, पर ये बिछाए रहते हैं। थोड़ा शाम के समय में जाएंगे तो सुबह से बिछाया होगा, तो आप देख रहे होंगे कि शायद कुछ मर्द या औरतें झाड़ू लगा रहे हों, वहाँ पर झाड़ू लगा करके सारा इकट्ठा करेंगे। कोशिश उनकी ये है कि हमने जो वो बंडल्स स्टाक के लेटाए हैं वहाँ पर, सारा दिन उनसे गाड़ियाँ निकलेंगी और वो जो दाने हैं वो उन बंडल से अलग हो जाएंगे, यानी कि वो जो स्टाक है उस पर जो दाने आए हैं, द व्हीट सीड्स, गाड़ियों का प्रेशर उन पर पड़ेगा जब, तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ओके, और हम शाम को झाड़ू मार के इकट्ठा कर लेंगे। तो इसलिए अक्सर सड़कों पर ये बिछाए रहते हैं। दूसरा तरीका जो हम बचपन में किया करते थे, ये बहुत फेमस तरीका था कि आपने बंडल्स बनाए हैं और सामने एक ड्रम रहता था, उसके आगे बोरा बिछा रहता था, और उस ड्रम पर हम मारते रहते थे, झाड़ को पकड़ करके ड्रम पर मारते थे। तो मारने का कारण क्या था कि वो दाने अलग हो जाएंगे। ओके, इस तरह से दाने अलग करने की विधि को आप थ्रेशिंग कहते हैं। ये थ्रेशिंग प्रोसेस है, ये हैंड पिकिंग नहीं हो सकता। तो आज की डेट में तो मशीन्स आ चुकी हैं और कई तरह के थ्रेशर्स आ चुके हैं। मशीन खेतों में चलती है, वो स्टाक को भी कट कर देती है या पर प्लग कर लेती है, और जैसे ही स्टाक अंदर जाता है
वो दाने भी उससे अलग करके साथ में जो ट्रैक्टर ट्राली होता है उसमें लोड करते जाते हैं। तो दीज आर द मैनी टाइप ऑफ थ्रेशर्स। अब ये तो हाथों से नहीं हो पाया, मतलब हैंड पिकिंग मेथड से तो नहीं हो सकता। जब आप इस तरह से दानों को उसके स्टाक से अलग करते हैं इस विधि के मुताबिक, ये थ्रेशिंग कहलाता है। ओके, सो थ्रेशिंग इज़ वन काइंड ऑफ मेथड। अब आपके पास दाना आ गया, सपोज़ कीजिए आपने दाना ले लिया, तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आपको दाने से हस्क भी निकालना है। तो वैसे चावल के मामलों में शैलर होते हैं, आपने सुने होंगे। वहाँ पर होता क्या है कि भाई चावल जो पैडी है वो वहाँ जाती है, एक तो उसके हस्क उतारते हैं, डी हस्किंग होती है, तो हस्क उतार दिया जाता है। फिर एक साइज़ की ग्रेडिंग देखी जाती है चावल, उसको देखा जाता है। फिर चावल की पॉलिशिंग वगैरह होती है, सारा कुछ। तो ये सारा एक प्रॉपर प्रोसेस होता है उस शेलर के अंदर। ये सारी चीज़ें निकल करके फिर चावल बोरियों में पैक होकर के बाहर आता है। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। हम दूसरी तरफ आते हैं। आपने देखे होंगे पुराने समय में, आप या आज के भी समय में, हाथों में छज्जे होते हैं। ओके, और वो छज्जे जो रहते हैं उनमें आपने वीट डाल दिया या आपने राइस डाल दिया, उसकी हस्किंग जो है वो हो रखी है, मतलब हस्क निकल चुका है वो। अब उसमें बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल हैं, यानी कि अभी भी कुछ हस्क साथ में बचा रहेगा, अभी भी कुछ स्टॉक के पीसेस साथ में रहेंगे, अभी भी कुछ गठाने या गांठें रहेंगी, अभी भी कई तरह के मड के पीसेस उसके साथ अटैच रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसे साफ़ करना है। लेकिन अब आप इमेजिन करिए, आपको मैंने 2 बाउल वीट के दिए और उस वीट के साथ मिक्स है रेजिडुअल मटेरियल ऑफ द हस्क, जो चावल के ऊपर उसके कवर चढ़ा, जो वीट के ऊपर उसका कवर चढ़ा रहता है, दैट इज़ द हस्क। ओके, इसे अगर मैं टिपिकल देसी भाषा में कहूँ तो जैसे चावल का या गेहूं का भूसा, ये इस नाम से जाना जाता है। ओके, या अगर हम कहें पंजाबी में तो तूड़ी, तूड़ी, तूड़, जो तूड़ उस पर चढ़ी रहती है। ओके, तो ये मटेरियल वीट के साथ आपके पास अवेलेबल है। अब आप इसे कैसे सेपरेट करेंगे? अब पहले मेथड में तो आपने हैंड पिक किया, दूसरे मेथड में आपने थ्रेशिंग किया, बट अब आपके पास दाने हैं वीट के, वो खुद में ही कितने घने हैं और उनके बीच में छोटे 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 छोटा बेअंत हस्क है। नाउ व्हाट विल यू डू? और दूसरी खासियत कि इस प्रोसेस में दोनों ही मटेरियल डिज़ायरेबल हो सकते हैं, दोनों ही मटेरियल वांटेड हो सकते हैं। जैसे जब आपने मिल्क की क्रीम से बटर बनाया था, तो वो जो बटर बनने के बाद रेजिडुअल बचा था वो डिज़ायरेबल था, उसे आप छाछ कहते हैं या लस्सी कहते हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट ड्रिंक है, उसमें न्यूट्रिशन होता है, तो इट इज़ डिज़ायरेबल थिंग, तो आप तो उसे बर्बाद नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आपने दही से लस्सी बनाई थी, है कि नहीं? तो वो भी एक प्रोसेस था, वो भी एक चर्निंग का ही प्रोसेस था, तो दही से आपने लस्सी बना ली। मेन एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर अब आप जो करेंगे उसमें आपको वो हस्क भी चाहिए और वो व्हीट के दाने भी चाहिए, तो दोनों को कलेक्ट करना ज़रूरी है। तो हर बार सब्सटेंसेस अनयूज्ड ही हमने सेपरेट करने ऐसा नहीं, वेस्ट ही सेपरेट करना ऐसा नहीं। कई बार हम जो सेपरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा वैल्यू का है, ज़्यादा डिज़ायरेबल है, वो प्रायोरिटी पर है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें हैं वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो सेकेंडरी मटेरियल है, हमें वो भी चाहिए। तो इसके लिए अब आप पहले 2 मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए तीसरा मेथड है विनोइंग। आपको विनोइंग के बाहर जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, तो आप कोई भी देख लीजिए मंडियों में, आप मंडियों के बाहर से गुजरते होंगे तो मंडियों पे प्लेटफॉर्म बने होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा नज़ारा है वहाँ दिखेगा। तो आप देखेंगे कि महिलाएं या आदमी, ज़्यादातर महिलाएं, इस तरह से अपने शोल्डर की हाइट पर वो जो छज्ज है उसे लेके खड़ी रहती हैं और उसमें ये कनक के दाने, गेहूं के दाने डले रहते हैं और हल्का सा उसे वो नीचे की ओर झुकाती हैं, इस तरह से हिलाते हिलाते। तो सपोज़ कीजिए कि इस तरफ से हवा बह रही है, ना भी बह रही हो, विंड अगर नहीं भी है तो पंखे लगे होते हैं वहाँ पे, आप देखिएगा एयर ब्लो होती है, तो या तो आप एयर ब्लो करिए या विंड ब्लो कर रही होगी वहाँ पर। जब ये दोनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ है, पवन बह रही है या फिर कुछ भी, हवा आपने चला दी, तो जो हल्का मटेरियल है वो हवा के प्रभाव में उड़ के दूर गिरेगा, लेकिन जो भारी मटेरियल है वो वहीं पर गिरेगा। तो जब आप इसे नीचे धीरे धीरे गिरा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हल्का मटेरियल यानी कि वो जो हस्क था वो उड़कर जाकर वहाँ गिर रहा है, लेकिन भारी मटेरियल यानी कि वो जो व्हीट है
वो वहीं नीचे गिर रही है, तो उसका ढेर बन जाएगा वहाँ पर, उसका ढेर बन जाएगा वहाँ पर एग्जैक्ट आपके नीचे, और थोड़ी ही आगे जो आपकी हस्क था उसका ढेर बन गया। वीट को आप यूज़ कर लेंगे एज अ फ्लोर अपनी कंजम्पशन के लिए, हस्क को आप स्टोर कर लेंगे एज अ फॉडर, तो वो पशुओं को ग्रीन चारे के साथ मिक्स करके आप खाने के लिए देंगे, क्योंकि तूड़ी जो है, हस्क जो है, आज बड़े पैमाने पर फॉडर के रूप में इस्तेमाल हो गई। अब ये भी बिकता है, महंगा बिकता है, और आज क्या हमेशा से इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि न्यूट्रिशन तो उसमें भी है ना। जब सीड ग्रो हुआ तो वो भी तो उसके साथ ही ग्रो हुआ। प्लांट को जो भी फर्टिलाइजर्स आपने दिए या जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट ने गेन किए, उसका एक कंटेंट उस हस्क में भी तो गया, तो उस हस्क में भी वो न्यूट्रिशन एलिमेंट है जो पशुओं के खाने के योग्य है, उससे उन्हें एनर्जी मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल, यही कहानी थी। तो ये मेथड इज़ द विनोइंग। इसके अलावा देयर इज़ अ मेथड ऑफ सीविंग। अब इस मेथड से आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जिनके चैलेंजेस अब हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब आपके सामने मान लीजिए व्हीट फ्लोर है, आटा, तो बहुत बारीक मटेरियल है, बहुत ही बारीक। उस व्हीट फ्लोर में कई चीज़ें मिक्स्ड हैं, सपोज़ कीजिए। अब आटा है, चावल के तो दाने आपने बिन लिए, आटे को कैसे बिनेंगे आप? आटे को कैसे बिनेंगे? तो हो सकता है कई कंपोनेंट्स उसमें भी मिक्स्ड हों, जैसे कि आपको आटा महीन करके खाना है, मोटापे में नहीं खाना। मोटापे में इन द सेंस कि आपको उसमें जो भी कोर्स मटेरियल मिक्स्ड है वो निकालना है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स लेने हैं, फाइन मटेरियल लेना है आपने। तो उसके लिए अब आपके पास ऑप्शन है कि आप बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक छेदों वाली छन्नी ले लीजिए और आटे को छन्नी में छानिए। आटा छन जाएगा, इसे अगर आप 2-4 बार छान लेते हैं तो ये मैदा बन जाएगा। बहुत ज़्यादा ही बारीक फ्लोर हो जाता है, वो मैदा हो जाता है, और जिसमें कई तरह के, जैसे पंजाबी में अगर कहें तो जिसमें सूड़ा मिक्स रहता है, ऐसे कहते हैं कि सूड़ा मिक्स होना, वो होल ग्रेन हो जाता है। वो आप जो वीट वो वाला खाते हैं, वो आप ये कह देते हैं कि भाई इसकी रोटी जो बनती है वो थोड़ी पीली पीली बनती है, थोड़ी ब्राउनिश ब्राउनिश बनती है। दूसरे वाला जो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन कर लेते हैं आप, उसकी फिर वाइट वाइट बनेगी। ये आप जब मैदा घर में लेके आए तो आप पूड़ियाँ बना के देख लीजिएगा, और आटे की बना के देख लीजिएगा। आटा ही 3-4 बार छान लीजिए तो आपको फ़र्क पता चलने लग जाएगा। तो जब आप छानते हैं आटे को, तो छन्नी में कितने रेजिडुअल मटेरियल बच जाते हैं। कई लोग हल्का छानते हैं, कई लोग ज़्यादा छानते हैं। जो हल्का छानते हैं वो ये चाहते हैं कि कुछ मटेरियल आटे में भी चला जाए, ताकि रोटी में वो रफेज हो जो रफेज भोजन पचाने के लिए ज़रूरी है, इंटेस्टाइन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए ज़रूरी है। लेकिन